में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। तैयारी कराने के लिए शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आज प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। पूरी रिसर्च टीम है तैयार हमारे साथ अपने अपनी एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च लेकर। सबसे ज्यादा एक्शन कहां पर आज सेक्टर में देखने को मिला, बाजार का हाल बताएंगी देवांशी आशर। कैसे रहे माइंट्री के क्वार्टर 4 नतीजे, कुशल से समझेंगे। रेमडेसिविर का उत्पादन दुगना होगा, कितना है लक्ष्य, पूरी जानकारी सृष्टि से जानेंगे। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। जी बिजनेस की इस एक्सक्लूसिव खबर और विस्तार से जानकारी हमें देंगे चेतन भूटानी। क्या है आदित्य बिड़ला सनलाइफ एएमसी के आईपीओ का प्लान, कितना हिस्सा बेचेगी कंपनी, देवांशी बताएगी। और आशीष बताएंगे देश के इंफ्रा क्षेत्र के लिए परेशानी क्यों बढ़ गई है। जानकारी लेंगे सभी से, लेकर सबसे पहले बाजार के हाल पर एक नजर डाल लेते हैं। तो वीकली एक्सपायरी के दिन आज हमने देखा बाजार बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। आज के कारोबार में खास तौर पर बैंकिंग मेटल शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। आईटी और फार्मा शेयरों में भी आज खरीदारी रही। हालांकि ऑटो रियल्टी शेयरों पर आज था दबाव। निफ्टी 77 अंक चढ़कर 14,581 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 260 अंक चढ़कर 48,804 पर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से आज क्या संकेत मिले हैं। एफआईआईज ने आज कैश मार्केट में बिकवाली की है 980 करोड़ रुपए की। वहीं डीआईआईज यानी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 527 करोड़ रुपए की बिकवाली की। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि एक्सपायरी के दिन जो बाजार में आज का कारोबार रहा उसके क्या मायने हैं। कल की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार जब आज खुले तो दुनिया भर के बाजारों से संकेत थोड़े बेहतर थे। लगातार 10वें दिन S&P 500 ने अमेरिका में रिकॉर्ड बनाया, लाइफ टाइम हाई। और कल अमेरिका में डाउ भी नया रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आए। तो उनके दम पर अच्छी शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन हुई एकदम सुस्त। और उस सुस्त शुरुआत के बाद बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखे। पहले फिसले भी, फिर रिकवरी भी आई और दिन भर उतार चढ़ाव, लेकिन आखिरी 1 घंटा बेहद मजबूती भरा रहा। और उसके बाद जो बाजार ने रफ्तार पकड़ी, निफ्टी 14,500 के पार निकला, बैंक निफ्टी 32,000 के पार निकला और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे। तो ये जो बढ़िया मजबूत क्लोजिंग मिली, इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। पहला, डाउ फ्यूचर्स 140 अंक मजबूत ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका में आज एक और नई ऊंचाइयों वाला, नए रिकॉर्ड वाला सेशन होगा, ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस है। दूसरा, वायदा कारोबार में आज हफ्ते की एक्सपायरी थी, तो हफ्ते की एक्सपायरी के पहले अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी बहुत फ्रेश खरीदारी होती दिखी। तीसरा एक और कारण जो दिखा वो ये था कि एफआईज की तरफ से कल के सेशन में खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े आते हुए दिखे। तो एक बात साफ दिख रही है कि एफआईज इन लेवल्स पर बेचने के बजाय खरीदने के मूड में है, शॉर्ट कवरिंग के मूड में है। तो ये 3 कारण ऐसे दिखे। और एक और कारण आप ये कह सकते हैं, कोरोना में जिस तरह से लॉकडाउन का बड़ा डर था, लॉकडाउन के बजाय बिना लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल किए सरकारें प्रतिबंध कड़े कर रही हैं। इससे बाजार को थोड़ी सी रिलीफ और राहत महसूस होती हुई दिखी है। इन सब की वजह से तेजी तो हो रही है, लेकिन फिर भी ऊपर टिके रहने में बाजार को दिन भर मुश्किल आई। आखिरी 1 घंटे की क्लोजिंग को छोड़ दें, उसकी वजह यह है कि कोरोना के मामले अब भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 लाख के आसपास के मामले आते हुए दिख रहे हैं डेली बेसिस पर। ये बाजार को डर है कि कहीं इकोनॉमिक रिकवरी जो आपको मजबूत दिखी है उसे कहीं थोड़ा सा हिला न दे, वो एक डर जरूर है। तो जब तक कोरोना के मामले पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आते या कम नहीं होते या इनके बढ़ने की रफ्तार धीमी नहीं होती, तब तक बाजार के लिए एक तरफा तेजी दिखा पाना थोड़ा मुश्किल काम है। दूसरा ये भी है कि ग्लोबल मार्केट्स तो मजबूत है, लेकिन हमारे अपने मार्केट्स में ऊपरी स्तरों पर लगातार सप्लाई बिकवाली भी आती हुई दिख रही है। इसलिए भी बाजार के लिए टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इन सबके बीच में 2 दिनों की बेहतरीन रिकवरी और एक अच्छी क्लोजिंग बाजार में कॉन्फिडेंस भरने वाली है। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। ग्लोबल मार्केट्स के दम पर हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद देखते हैं। 2 बड़े फैक्टर हैं, ग्लोबल मार्केट्स और कोरोना का अपडेट, जिनके दम पर बाजार कल ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, और कल बाजार के लिए अहम संकेत क्या होंगे और साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स भी समझेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले आज बाजार के इस कारोबार में किन सेक्टर में थी नरमी, कहां दिखी चुस्ती, समझते अच्छे से। हमारी सहयोगी देवांशी आशर से। देवांशी, जरा बताएं बाजार का हाल।
बाजार में आज एक्सपायरी के दिन काफी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। ऊपरी लेवल से दबाव भी आया, लेकिन आखिरी 2 घंटे में दमदार रिकवरी आती हुई दिखी। और आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गेन्स थे और आईटी शेयर थे जहां पे रिबाउंड होता हुआ दिखा। आज के दिन में निफ्टी हमने देखा करीब आधे % तक की मजबूती के साथ क्लोजिंग दिखी और निफ्टी बैंक में करीब 1% तक की मजबूती। गेनर्स की बात करें तो आज निफ्टी में टीसीएस, विप्रो, सिप्ला, ओएनजीसी टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए और दूसरी तरफ लूजर्स में आज ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स थे। इसके अलावा ग्रासिम, आयशर मोटर, मारुति और इंडसइंड टॉप लूजर्स की लिस्ट में थे। साथ ही आज अगर गेनर्स की बात करें, फार्मा इंडेक्स सबसे ज्यादा गेन्स यहां देखने मिले। आप देखिए ग्लेनमार्क फार्मा 7% तक के गेन्स देखने मिले हैं। सिप्ला, केडिला, लुपिन, जो रेमडेसिविर की मांग है वो वापस बढ़ती हुई दिखी है। प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा, इन सब का फायदा फार्मा स्टॉक्स को मिलता हुआ दिख रहा है। मेटल स्टॉक्स में आज दोबारा खरीदारी देखने मिली थी। नेल्को, वेदांता, सेल, इन सब में एक्शन था। बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल्स आप देखिए स्पेशली निजी बैंक्स में आज शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी में अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे। आईटी स्टॉक्स आखिरी 2 घंटे में काफी शानदार मजबूती आती हुई दिखी है, जिसमें टीसीएस, कोफोर्ज और विप्रो टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए। शुगर स्टॉक्स जो हमने आपको खबर बताई थी कि जो एक्सपोर्ट्स है उसमें अतिरिक्त मंजूरी मिल चुकी है और उसके बाद हमने देखा बलरामपुर चीनी रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड करता हुआ। द्वारिका शुगर, दालमिया शुगर जैसे स्टॉक्स में आज गेन्स बनते हुए दिखे। लूजिंग साइड पर आज सरकारी बैंक से जहां पे आज काफी कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7% तक की गिरावट, आईओबी, इंडियन बैंक में भी आज 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने मिली थी। और इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स जैसे मैंने कहा आज लाल निशान के साथ यहाँ पे भी कारोबार हुआ। सीएट, अपोलो टायर, साथ ही आयशर मोटर, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने मिली। लेकिन इस बीच भी आपकी अच्छी कमाई आज होती हुई दिखी, जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ या सुपरहिट कॉल्स मिलते हुए दिखे। इन सब में आप देखिए अंबुजा सीमेंट आज आपको बिकवाली की राय मिली थी, भारत फौज में बिकवाली की राय थी। इसके अलावा आज आपको कई ट्रेडिंग आइडियाज़ निफ्टी पर मिलते हुए दिखे थे। इन सब में आपकी शानदार कमाई होती हुई दिखी। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें आज के दिन में तो काफी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स में आखिरी 2 घंटे में अच्छी रिकवरी होती हुई दिखी थी। अविनाश जी, आपके पास अब आ रहे हैं हम। आज के बाजार पर आपकी राय और कल के बाजार पर क्या है आपका नजरिया, और साथ ही हफ्ते भर की खरीदारी के लिए पोजिशनल व्यू कौन सी होगी आपकी आज? मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में आज जो खरीदारी आई है ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग है और मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल्स पे एफआई की बाइंग भी आज पॉजिटिव नंबर्स में बहुत दिनों के बाद आई है। तो ओवरऑल मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा स्वाति। मुझे लग रहा है कि जो 14,500 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मार्केट्स अगर मेंटेन करता है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिन के लिए, इनफैक्ट कल भी थोड़ा सा तेजी। और जो स्टॉक हमको पसंद है आईटी स्पेस में वो विप्रो है। विप्रो के नंबर्स उम्मीद से काफ़ी अच्छे आए हैं। हमको लग रहा है 430 में खरीदना चाहिए। अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो करीबन 455-56 का एक टारगेट प्राइस बनता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल पिक रहेगा जो हमको लग रहा है आगे चल के अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। तो हफ्ते भर का नजरिया विप्रो में रखने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की। चर्चा जारी रहेगी हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ, लेकिन क्योंकि नतीजों का सीजन हो चुका है शुरू और कल एक और दिग्गज आईटी कंपनी माइंड ट्री के नतीजे आएंगे और Q4 नतीजों पर क्या कहता है अनुमान, सीधे समझते हैं। कुशल बताइए जरा, क्या कहता है माइंड ट्री के Q4 नतीजों का अनुमान? जी, तो माइंड ट्री के नंबर्स जो है कमजोर साइड पर देखने को मिल सकते हैं। खासकर अगर आप कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 19.6% से घटकर 17.8% कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन आ सकती है। साथ ही कंपनी की जो डॉलर आय है वहां पर करीब 5% की बढ़त के साथ 28.8 करोड़ पर जो है करोड़ डॉलर्स पर कंपनी जो है अपनी आय घोषित कर सकती है। पर मुनाफा जो है अन्य आय घटने से उस पर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा, जहां तक 8% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 300 करोड़ पर कंपनी अपना मुनाफा दर्ज कर सकती है। अब देखना काफ़ी ज़रूरी होगा कि इनकी टॉप क्लाइंट्स में किस तरह की ग्रोथ जो है आगे के लिए जारी रहती है या नहीं, किस तरह की कॉमेंट्री आती है उस पर, और खासकर इनका जो ट्रैवल वर्टिकल है वहां पर किस तरह की अब आईटी क्लाइंट स्पेंडिंग हो सकती है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो माइंड ट्री के नतीजों का हमने ये प्रीव्यू समझा। अनुमान क्या कहता है कुशल से। अविनाश जी, माइंड ट्री पर आपकी क्या राय है? नतीजों से पहले कोई स्ट्रैटेजी रख सकते हैं शेयर में?
स्वाति, मुझे लग रहा है कि नतीजे के बाद ही इसमें कोई एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि जैसे कुशल ने कहा, आई थिंक इनका ट्रैवल और जो एंटरटेनमेंट का पोर्टल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे होपफुली कोविड के कारण यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी बहुत कॉशियस आती है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को अच्छी बात नहीं लगेगी, और ऊपर से मार्जिन का इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत दबाव होने की संकेत है। तो मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री और फर्दर जो इनका डॉलर गाइडेंस रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से नतीजे के बाद एक पोजीशन ली जा सकती है, जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मुझे लग रहा है रिजल्ट्स के बाद और मैनेजमेंट के कॉन कॉल के बाद ही लेना एक बात सही रहेगी। तो नतीजों का इंतजार करें। अगर कोई फ्रेश खरीदारी करनी है, जिनके पास है वो माइंट्री होल्ड करने की सलाह अविनाश जी की। आगे बढ़ते हैं। रेमडेसिविर एक ऐसी दवा जिसका नाम आप सुन रहे हैं लगातार और बार बार, क्योंकि कोरोना में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज्यादा पॉपुलर दवा है और इसकी कमी भी है। अब उसका उत्पादन दुगना करने का डिसाइड किया गया है। अब इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उन कंपनियों पर, सृष्टि शर्मा से समझते हैं। बताइए सृष्टि। भारत में कल 2 लाख से भी ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए। स्थिति काफी गंभीर है, जिसके चलते कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की देश भर में शॉर्टेज की खबरें सामने आ रही हैं। भारत में केवल 7 कंपनीज हैं जो कि इस दवा का उत्पादन करती हैं, और इस शॉर्टेज की खबर के चलते अब भारत सरकार भी एक्शन में आ गई है। इन 7 कंपनीज की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो फिलहाल 38.8 लाख वायल्स यानी डोज पर है। पर भारत सरकार ने इस घरेलू मार्केट में इसकी मांग में बढ़त देखते हुए 7 नई साइट्स पे इस दवा का उत्पादन करने की मंजूरी दे दी गई है, और आगे चल के इसकी जो कुल उत्पादन है भारत में 78 लाख वायल्स करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। इन 7 कंपनीज में से 5 लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि इस दवा का उत्पादन करती हैं, जिसमें कि कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, जुबिलेंट फार्मोवा और सिंजीन शामिल हैं। और इन सब में से सबसे सस्ती दवा बनाता है कैडिला, जो कि 199 रुपीस की इसकी एक डोज है। इस दवा को 5 डोज में दिया जाता है, और जिस तरह से इसकी मांग बढ़ रही है, इन सभी कंपनीज ने बोला है कि वो आगे चल के अपनी जितनी भी उत्पादन क्षमता है उसको तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और साथ ही हम देख रहे हैं कि कई सारी कंपनीज प्राइस कट भी कर रही है। जैसे कि आज डॉक्टर रेड्डीज ने अपनी जो डोज है उसके दाम करीब 50% तक घटाए हैं, और आगे चल के भी ये सभी कंपनीज ने निर्णय लिया है कि हफ्ते के अंत तक ये दवा का दाम 3500 से नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो इस दवा की शॉर्टेज के चलते ये सभी कंपनीज पे फोकस है। चलिए, सृष्टि से हमने समझा यहाँ पर रेमडेसिविर को लेकर क्या नया प्लान है। अब आगे बढ़ते हैं। एबी सन लाइफ यानी आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी का आईपीओ का प्लान है। आईपीओ में कितना हिस्सा बेचेगी कंपनी, पूरी खबर डिटेल में समझते हैं। देवांशी हमारे साथ, बताइए। जी बिल्कुल, आप देखिए आदित्य बिरला कैपिटल के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है, जहां पे कंपनी के बोर्ड ने आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। अब ये जो एएमसी है ये सन लाइफ और आदित्य बिरला कैपिटल का एक जॉइंट वेंचर है, जहां हम देखेंगे कि सन लाइफ ज़्यादातर अपनी हिस्सेदारी बेचने की उनकी योजना है। सन लाइफ इंडिया की करीब 3.6 करोड़ शेयर्स बेचने की योजना है, और वहीं हम देखेंगे एबी कैपिटल करीब 28.5 लाख शेयर्स बेचती हुई दिखेगी। कुल मिला के इस एएमसी के आईपीओ में 13.5% हिस्सेदारी दोनों कंपनी मिलते बेचती हुई दिखेगी। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब देखिए इस एएमसी का जो टोटल एयूएम है वो करीब 2.55 लाख करोड़ का आता हुआ दिख रहा है, और इसी के चलते इसको निपॉन इंडिया और एचडीएफसी एएमसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। कुल मिला के कई रिपोर्ट्स और एनालिस्ट यही मान के चल रहे हैं कि इस आईपीओ को 24,000 करोड़ से ज्यादा के वैल्यूएशंस मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्केट कैप की अगर बात करें, एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो 61,100 करोड़ के मार्केट कैप पर ट्रेड कर रही है। साथ ही निपॉन लाइफ की बात करें 20,300 करोड़ का मार्केट कैप है, और वहीं हम देखेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ को करीब 24,000 करोड़ से ज़्यादा के वैल्यूएशंस मिलते हुए दिख सकते हैं। ये मार्केट कैप हो सकता है। तो कुल मिला के आप देखिए ये जो एएमसी लिस्ट होती हुई दिखेगी, इससे इनकी जो पेरेंट कंपनी है इसको काफ़ी फ़ायदा होने का अनुमान है। पिछली बार भी हमने देखा था कि जैसे एचडीएफसी एएमसी लिस्ट होता हुआ दिखा था, और कई जब एएमसी लिस्ट होते हुए दिखे थे तो इनके पेरेंट को इसके वैल्यूएशंस का काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखा था। और सिमिलरली हम यही अनुमान करके चल रहे हैं कि एबी कैपिटल को भी इसके वैल्यूएशंस का काफ़ी फ़ायदा इससे होता हुआ दिखेगा। तो ये जो आईपीओ है इसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 24,000 करोड़ से ज़्यादा का वैल्यूएशंस माने जा रहे हैं, और इसी के चलते एबी कैपिटल के लिए भी ये पॉजिटिव है। अब जैसे जैसे कोरोना के नंबर बढ़ रहे हैं, कई राज्यों में रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं। अब इन पाबंदियों के चलते सबसे ज्यादा जो परेशानी है बढ़ रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर
की, और इंफ्रा जो क्षेत्र है उनकी परेशानी और क्या है, आशीष से पूरी खबर समझते हैं। आशीष बताइए, क्या डर है इंफ्रा सेक्टर को? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए जो है चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। जिस प्रकार से पूरे देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर है, इसके चलते एग्जीक्यूशन रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी सारे राज्यों में अगर आप देखें तो रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र है, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में रिवर्स माइग्रेशन देखा जा रहा है, जिसके चलते लेबर की अवेलेबिलिटी है इसके ऊपर एक असर देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले होते हुए नजर आएंगे, या नहीं अगर आप देखें तो कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी। हो सकता है कि छोटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उन्हें डेट रिफाइनेंसिंग करनी पड़ जाए। एक और समस्या का बड़ा कारण ये भी है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कमोडिटी कीमतों में उछाल है, आप देखिए स्टील की कीमतों में काफ़ी उछाल देखने को मिला, अन्य मेटल की कीमतें अगर आप देखें तो वहाँ पर तेज़ रिबाउंड है। सीमेंट कंपनियों ने लगातार जो है कीमतें बढ़ाई हैं, इसके चलते जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ उनकी लागत बढ़ती हुई नजर आई है। यानी जो FY22 की पहली तिमाही होगी, इनके जो मार्जिन है यहाँ पर भी आपको एक दबाव देखने को मिल सकता है। और एग्जीक्यूशन रिलेटेड जो समस्या है, क्योंकि काफ़ी सारे राज्यों में अगर आप देखें तो नाइट कर्फ्यूज़ की घोषणा कर दी गई है, वीकेंड लॉकडाउन्स किए गए हैं, उसका भी एक असर देखने को मिलेगा। जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें थोड़ी सी देरी देखने को मिलेगी। आपको फोकस रखना है दिग्गज L&T पर, NCC, KEC इंटरनेशनल, IRB इंफ्रा, KNR कंस्ट्रक्शंस और गायत्री प्रोजेक्ट जैसी कंपनीज पर। अविनाश जी, इंफ्रा सेक्टर से कोई शेयर आपके फोकस में? मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं लार्ज कैप में ही जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि लार्सन एंड टूब्रो एक अच्छा विकल्प रहेगा। कोई भी गिरावट अगर आती है स्वाति तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। हालांकि नियर टर्म में वर्किंग कैपिटल के चैलेंजेस और एग्जीक्यूशन की जरूर रहेंगे, लेकिन मेरा अनुमान है कि 1-2 महीने के बाद होपफुली जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तभी सबसे ज्यादा रीरेटिंग आपको लार्सन एंड टूब्रो देखने को मिलेगी। तो L&T का कोई भी मार्केट डिक्लाइन में आता है तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, और आने वाले 6 से 12 महीने में हमको लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं HDFC के VK शर्मा जी से। शर्मा जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या बताएंगे? जी नमस्ते जी। कल के लिए जो 2 स्ट्रेटजी हैं, एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, दूसरी कंपनी है बाटा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर आज हमने थोड़ी सी कमजोरी देखी। कल मॉनसून के अच्छे समाचार के ऊपर थोड़ा स्टॉक ऊपर गया था, लेकिन आज थोड़ा कमजोर था। मैं समझता हूँ कि इसकी जो बेसिक अंडरलाइन स्ट्रेंथ है वो जो की त्यों मौजूद है। तो इसमें हम अप्रैल सीरीज में 820 का कॉल जो करीब 16 रुपए 65 पैसे पे बंद हुआ आज, उसको ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 12 रुपए और टारगेट आपका रहेगा 23 रुपए। दूसरी तरफ बाटा जो आज थोड़ा गिरा था, लेकिन आज थोड़ा 0.3% ही ऊपर बंद हुआ है। वो भी लगता है कि इसमें अभी 3-4 दिन के लिए पोजीशन बनाई जा सकती हैं। तो 1340 का कॉल इसमें ले 20 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 16 पे, टारगेट आपका रहेगा 28 का। और अडानी पोर्ट जो मैंने 2 दिन पहले बोला था, उसका आप टारगेट आज 40 रुपए होते होते रह गया। 38 रुपए के 750 की कॉल बंद हुई और टच करके 34 रुपए बंद हुई है। आप स्टॉप लॉस उसको बढ़ा के 32 रुपए कर लें और 40 रुपए के लिए होल्ड करें। धन्यवाद, जय हिंद। शुक्रिया शर्मा जी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब शो में देखते हैं कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रखे, अनिल जी से समझते हैं। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, शुरुआत ग्लोबल मार्केट्स के दम पर ही हम करेंगे। देखते हैं कि किस तरह का कारोबार अमेरिका में रहता है। डाउ फ्यूचर्स 140 अंक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। अच्छे संकेतों की उम्मीद अमेरिका से है और सुबह डाउ फ्यूचर्स भी हमें देखने होंगे। लेकिन इसके अलावा 2 और आंकड़े देखने बहुत ज़रूरी है। एक तो कोरोना के आंकड़े और साथ ही FIs की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े। ये तीनों मिलकर बाजार का मूड और डायरेक्शन कल सुबह के लिए तय करेंगे। इमीडिएटली 14,500 के आसपास निफ्टी पर सपोर्ट है, उसके नीचे फिसले तो 14,350, 14,400 मजबूत सपोर्ट के तौर पर पिछले 3 दिनों से नजर आ रहा है। लेकिन पहले 14,500 ये इसके नीचे जाना जरूरी होगा। कमजोरी का पहला संकेत वहीं से आएगा। ऊपरी स्तरों पर 14,650 से 14,750 ये 100 पॉइंट की रेंज है, जहां हल्की फुल्की रुकावट निफ्टी में नजर आती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 31,500 से 31,800 ये 300 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए कल मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 32,500 से लेकर 32,675 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। IT शेयरों में TCS ने बेहतरीन रिकवरी दी है। देखते हैं कि क्या इन्फोसिस और बाकी शेयर विप्रो नतीजों के बाद उस तरह का एक्शन दिखा पाते हैं। लेकिन फार्मा मेटल लगातार निचले स्तरों से खरीदारी के संकेत दे रहे हैं। FMCG शेयरों में चुनिंदा खरीदारी होती दिख रही है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच के साथ कल हफ्ते के आखिरी दिन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना एकदम परफेक्ट
परफेक्ट रहेगा। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया है हमारे साथ। सर बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या बताएंगे? गुड इवनिंग स्वाति। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी में 2 स्टॉक है मेरे पास, दोनों ही कॉल लेने का सलाह रहेगा। एसबीआई लाइफ में 920 का कॉल 12 रुपए के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 7 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 20 रुपए से लेकर 22 रुपए तक के टारगेट एसबीआई लाइफ के 920 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक माइंडट्री के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 2100 का कॉल 65 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 45 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट बनेंगे 90 से 100 रुपए तक के। माइंडट्री का 2100 का कॉल लेना है 90 से 100 के टारगेट्स के लिए। शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए अविनाश जी, शो के अंत में लंबी अवधि की खरीदारी कहां पर की जाए? स्वाति, लंबी के लिए अगले 6 से 12 महीने के लिए हमको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में महानगर गैस काफी पसंद है। स्टॉक काफी नीचे गिरा है। हमको लग रहा है कि नॉट ओनली चौथी तिमाही का रिजल्ट बट आने वाले साल में वॉल्यूम ग्रोथ बोथ इंडस्ट्रियल एज वेल एज रेसिडेंशियल सेगमेंट के लिए काफी अच्छा होगा। कंपनी कैश रिच कंपनी है और गैस की कीमतों में भी काफी बढ़त हुई। तो हमको लग रहा है कि ये स्टॉक जरूर खरीदना चाहिए। करीबन 1150-1200 का टारगेट 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो ये अच्छा विकल्प रहेगा फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। महानगर गैस में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी बहुत शुक्रिया आप शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के लिए शो में बस इतना ही। बाजार का लाइव एक्शन देखिए सुबह 7 बजे से जी बिजनेस पर।